नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सबसे पहले बात देहरादून की। देहरादून में हो रही धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें नगर पालिका और शहरी विकास का मुद्दा भी शामिल है। इस दौरान चमोली के घाट ब्लॉक को अब नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया। घाट के महत्व को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं पर फैसला लेते हुए प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे छात्रों को प्रदेश की परिवहन की बसों में 50% छूट को लेकर विचार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग में 2 पद डिप्टी एसपी के होंगे। हमारे यहाँ अभी जो प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक हैं, इनका एक कल्याण कोष है जिसमें ये लोग अंशदान देते थे अब तक 10 रुपए का, और उस कल्याण कोष को सरकार भी टॉप अप करती थी और उसके माध्यम से अगर सेवा के दौरान उनको कोई इंजरी या कोई डेथ हो जाती थी, कोई एक्सीडेंट हो जाता था, उनके जो आश्रित थे उनकी मदद करने के लिए उससे हम व्यवस्था करते थे। तो इसको भी हम संशोधित करके नई नियमावली ला रहे हैं और इसमें एक तो अंशदान में परिवर्तन किया गया है और जो सहायता की राशि है और जो एक्सग्रेशिया पेमेंट है उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग मदों में अलग अलग है, 5-6 मद में है। जैसे उदाहरण के तौर पे अंशदान को बढ़ाए तभी तो हम कर पाएंगे। पहले 10 रुपए था, मात्र 10 रुपए। आप सहमत होंगे 10 रुपए की धनराशि पर हेड बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है कोई भी मीनिंगफुल वेलफेयर एक्टिविटी के लिए, तो उसको अब बढ़ा के हमने 1 दिन की तनख्वाह उनकी कर दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय परिसर में मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉल्स का निरीक्षण कर उत्पादन के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मुख्यमंत्री और गीता धामी का जोरदार स्वागत किया गया। तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखियां भी बांधी। रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है, तो इस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहाँ पर उनके इन उत्पादों को ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सभी बहनें जो उद्यम करती हैं, अपना उद्योग चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह में बहुत सारा निर्माण करती हैं, तो उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा, उनके बनने वाले सामान का उचित मूल्य मिल पाएगा, बाजार मिल पाएगा। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं उनके किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, उनके उत्पादों को देखता हूँ, तो उनके उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनियों से कम नहीं है, जो हमारी बहनों के द्वारा अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से बनाए होते हैं। महिलाएं जहां एक तरफ अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, कामों को शुरू कर रही हैं, वहीं जो है गवर्नमेंट उन्हें समय समय पर अलग अलग जो है मेलों के माध्यम से प्रदर्शनियों में भेजने का भी काम करता है। और मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे आगे बढ़ा करके और समय समय पर इस योजना के माध्यम से महिलाओं को जो प्लेटफॉर्म देने का काम किया है वो बहुत ही सराहनीय। मैं समझती हूँ कि आज हमारी बहनें बहुत ही खुश होंगी और जो है वो दुगनी ऊर्जा के साथ में जो है अपने कामों को करेंगी, आगे बढ़ाएंगी और अपने परिवारों को आजीविका देने का काम करेंगी और इस समाज को, इस गांव को आर्थिक रूप से भी मजबूत करने का काम करेगी। मेरी सभी बहनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयां हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक वीडियो जारी कर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता को अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बताते हुए देशवासियों को बधाई दी। इस दौरान सभी वैज्ञानिकों और पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते सामर्थ्य और विकसित देश बनने का स्पष्ट संकेत चांद की धरती से दुनिया ने देख लिया है। इस सफलता के लिए रात दिन एक करने वाले हमारे वैज्ञानिकों की जितनी प्रशंसा की जाए कम ही कम है। और ऐसे में महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है, उसका ही नतीजा है कि इतने कम समय में चांद के दक्षिणी पटल पर कभी न मिटने वाली उपलब्धि देश ने दर्ज की है। पर भारत ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग करने के बाद पूरे विश्व के अंदर अपनी एक कीर्ति को स्थापित किया है। भारत के वैज्ञानिकों को, मुख्य रूप से इसरो के वैज्ञानिकों को
मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत का प्रत्येक नागरिक गौरवान्वित है। आज मोदी जी ने बचपन की याद दिलाई। एक कालखंड था, चंदा मामा दूर के, आने वाली पीढ़ी बोलेगी चंदा मामा अब एक टूर के। मैं देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सभी वैज्ञानिकों को और भारत के नागरिकों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत स्टार प्रचारक भी 25 अगस्त से शक्ति केंद्रों तक प्रचार करेंगे। भट्ट ने बताया है कि जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा काफी दिनों से वहीं पर डटे हुए हैं। भाजपा को लगातार वहां पर जन समर्थन मिल रहा है। दूसरे दलों के नेता और कार्यकर्ता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उधम सिंह नगर के गदरपुर में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से बवाल खड़ा हो गया है। चिकन पार्टी की जगह अन्य मीट परोसने से जुड़ा हुआ वीडियो गुलर भोज बोर जलाशय स्थित एक रिजॉर्ट का बताया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना से कैसे क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे का गुलर भोज को एक मॉडल पर्यटन स्थल बनाने का सपना पूरा होगा। इस वीडियो को देखकर रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा है कि गुलर भोज का बोर जलाशय में बड़े दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, लेकिन लोग किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं हैं। सत्ता में बैठे लोगों के नुमाइंदों को सरकारी रिजॉर्ट का ठेका दिया गया है। प्रशासन की ओर से रिजॉर्ट के ठेकेदार और कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसको लेकर कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नारायण हलदर ने कहा है कि गुलर भोज को क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे गोवा के तर्ज पर पर्यटन बनाने का सपना देख रहे हैं, परंतु गुलर भोज और बोर जलाशय क्षेत्र में छोटे छोटे होटल्स में शाम होते ही शराब लोगों को परोसी जाती है और आए दिन मारपीट गाली गलौज देखने को मिल जाती है। शासन प्रशासन इस कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। आज वहां पे जो कैंटीन खुला गया उसमें शराब परोसा जाता है और जो वहाँ मीट बना है उसमें मुर्गा के मीट में शुअर का मीट मिला के बनाया गया, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है कि आज गोलासपुर डैम जो हमारे क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री अरविंद पांडे जी के द्वारा एक पर्यटक स्थल के रूप में मनाया गया है और उन्होंने ये भी वादा भी किया है कि गोवा के तर्ज पर यहाँ जो है इनको जो टूरिस्ट डेवलप किया जाएगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि कुछ भाजपा नेताओं के द्वारा उनके होटल में चिकन के मीट में जो है शुअर का मीट मिला के खिलाने का जो काम उन्होंने किया है, इससे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि किस तरह से मतलब हिंसा फैलाने का काम ये लोग करते हैं। ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहाँ दूसरे समुदाय के लोग नहीं थे, क्योंकि टूरिस्ट में सभी लोग आते हैं, तो क्षेत्र का नाम कितना बदनाम हो जाता। वहीं इस बार पड़ने वाले रक्षाबंधन के त्योहार की तिथि और समय को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। इसको लेकर हर की पैड़ी की प्रबंध कार्यकारिणी संस्था गंगा सभा ने त्योहारों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए ज्योतिषाचार्य की गोष्ठी बुलाई। इस दौरान कई ग्रंथों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि आगामी 30 अगस्त को ही रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाएगा। 30 अगस्त की रात 9:04 से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू होगा। गोष्ठी में तमाम प्रख्यात ज्योतिषाचार्यों के साथ ही श्री गंगा सभा के तीर्थ पुरोहित भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और श्री भविष्य महापुराण जैसे धर्म ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया और अंत में निष्कर्ष निकाला गया कि आगामी 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि उनके द्वारा आगे भी त्योहारों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता रहेगा।
और एक तार्किक रूप से शास्त्रार्थ हुआ है और सभी जो धर्म हमारे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने के उपरांत इस बात पर आज एक सहमति बनी है कि किस दिन जो है, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है तो किस दिन रक्षाबंधन मनाई जाए, और ये स्वीकृत सभी को है कि 30 तारीख को ही उपाकर्म भी होगा और रात्रि 9:04 पे भादरा जाने के बाद जो है रक्षाबंधन मनाई जाएगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर की पौड़ी से जो भी एक संदेश जाता है वो पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे काशी विद्वत परिषद का एक अपना महत्व है, इसी प्रकार हमारी मंशा ये है कि हरिद्वार से भी, हर की पौड़ी से जो सभी विद्वत जनों को एकत्रित करके हरिद्वार के श्री गंगा सभा की विद्वत परिषद के माध्यम से एक निर्णय दिया जाए। 30 तारीख को 10:58 तक भद्रा चतुर्दशी है। चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा शुरू हो रही है। अनेक शास्त्रों का मंथन किया गया और उसका निष्कर्ष यही है कि उपाकर्म में भद्रा का निषेध नहीं है, रक्षाबंधन में भद्रा का निषेध है। अतः 30 तारीख को 10:58 के बाद उपाकर्म किया जाएगा और 30 तारीख को ही रात में 9:04 के बाद, या आप अपना पंचांग देख सकते हैं, जब भद्रा उतर रही हो, भद्रा उतरने के बाद रात में रक्षाबंधन होगा। ये निष्कर्ष निकला और कई शास्त्रों के मंथन के बाद ये निष्कर्ष निकला। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान देहरादून में भी 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल समेत 8 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। वहीं 2 दिनों से कई स्थानों पर हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा, नदी नाले में उफान को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। अगस्त महीने में लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे वर्ष तक खुलने वाले फोटो पर्यटन जोन को 31 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। मार्गों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने फैसला लिया है। बता दें आपको कि कॉर्बेट पार्क से सटे तराई पश्चिम वन प्रभाग के फोटो पर्यटन जोन पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खुला रहता है। हर साल यहां पर पर्यटन गतिविधियां सुचारू रहती हैं। हालांकि अगस्त महीने में लगातार हो रही बारिश के चलते फोटो जोन के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य ने फोटो जोन को 31 अगस्त तक बंद कर दिया है। बरसात कम होने के बाद जोन को फिर से 1 सितंबर से खोल दिया जाएगा। तो में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। यहाँ बारिश के कारण द्वारिखाल ब्लॉक के बड़ेथ गांव में एक मकान धराशायी होने की कगार पर पहुंच गया है, जिससे कि मकान में रह रहे लोगों पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। बारिश के कारण मकान का पुश्ता ढह गया है, जिससे कि मकान में रह रहे लोग खतरे की जद में रहने को मजबूर है। वहीं भारी बारिश का असर पौड़ी की कई सड़कों पर भी देखने को मिला है। भारी बारिश से अब तक कुल 43 सड़कें भूस्खलन होने के कारण बाधित हो गई है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 534 भी आमसौड़ डुगड्डा के पास बीते दिन से बाधित है, जबकि 35 ग्रामीण मार्ग के साथ 4 मार्ग, 2 जिला मार्ग और 1 अन्य मार्ग बाधित है। इसको लेकर पौड़ी के जिलाधिकारी ने जल्द ही बाधित सड़कों को खोलने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। वहीं अब तक इज्जत में आ चुके परिवार को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करके उनके मकान खाली करवाए जा रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ मंदिर परिसर में बनी दुकानों के पिछले हिस्से से मलबा नीचे गिर गया है, जिससे कि दुकानों की दीवार ढह जाने का खतरा बना हुआ है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 3 दुकानों को खाली कराकर मंदिर में श्रद्धालु की आवाजाही पर रोक लगा दी है। चंडी देवी रोपवे को भी बंद कर दिया गया है। इसको लेकर एसडीएम अजय वीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और इस दौरान अजय वीर सिंह ने कहा कि एहतियातन मंदिर में श्रद्धालुओं की जाने पर रोक लगाई गई है। बारिश के रुकने पर जल्द ही यात्रा को सुचारू कर दिया जाएगा। ये सच नहीं है, लेकिन पुश्ता टूटा है। जिन दुकानों की मतलब जो फोटो वगैरह सर्कुलेट हुए हैं, उनका जो पुश्ता है वो कमजोर होने के कारण वो टूटा होगा। तो हमने वो वाली दुकानें हमने खाली करवा दी हैं और उससे जो संभावित जहाँ पर भी खतरा हो भी सकता है, फर्दर जब बारिश होगी
उनको भी हमने खाली करवा दिया है और हम यहाँ से जो यात्री जाएंगे जब तक पूरा ऊपर से सुरक्षित नहीं होता तभी शुरू करेंगे, उसको रेगुलेटेड भी रहेगा। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सचिवालय कर्मचारियों के लिए 2 ई-बसों के संचालन की मांग की है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेरा और महासचिव राकेश जोशी ने पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव से ये मांग की है। संघ के अध्यक्ष के मुताबिक जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लीन एयर कार्यक्रम के तहत देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर का चयन किया गया है, लिहाजा इन क्षेत्रों की वायु को स्वच्छ बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल सचिवालय कॉलोनी में प्रत्येक दिन करीब 500 कर्मचारी अपने वाहनों से सचिवालय पहुंचते हैं, लिहाजा काफी इससे प्रदूषण होता है और यही नहीं बल्कि सचिवालय वाले क्षेत्र में पार्किंग की समस्या भी पैदा होती है। इन कर्मचारियों के लिए यदि ई-बसों का संचालन किया जाए तो पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को साकार करने के लिहाज से भी ये शुरुआत काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए हमने डिमांड की है, हमारे कर्मचारियों की काफ़ी समय से डिमांड की, एक अच्छा अवसर मिला हमें, हमने भी इसमें आयोजित किया है और सचिव साहब का बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स रहा है। उन्होंने सहमति जताई है और बाकी समय इसमें प्रयास करेंगे इसमें जल्दी जल्दी बसें मिल जाए। जब 2 बसें मिल जाएंगी तो शुरुआत हो जाएगी, आगे जैसी उसकी स्थिति रहेगी उस हिसाब से अन्य बसें भी लोड की जा सकती है। राजधानी देहरादून में लगातार ई-रिक्शा चालकों का आतंक देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये रिक्शा चालक कहीं पर भी सवारी बिठाने के लिए ब्रेक मार देते हैं, जिससे कि अक्सर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इतना ही नहीं बल्कि बिना वेरिफिकेशन के ही ई-रिक्शा, बिना परमिट, बिना टैक्स और बिना लाइसेंस के ही ई-रिक्शा पूरे शहर में दौड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब परिवहन विभाग ई-रिक्शा पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से ई-रिक्शा का वेरिफिकेशन करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि इस अभियान के तहत हम ई-रिक्शा वालों को जागरूक करने के साथ साथ उनके पेपरों की भी जानकारी दे रहे हैं कि उनको गाड़ी के अंदर क्या कुछ पेपर रखने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है ई रिक्शा वालों के पास ये है कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि ई रिक्शा के लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है और ये लोग सोचते हैं कि LMV लाइसेंस पर ही ई रिक्शा चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ई रिक्शा के लिए अलग से लाइसेंस बनवाना पड़ता है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने मार्च में की जलीय जंतुओं की गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और ऐसे में जिसमें मगरमच्छों की संख्या में कमी आई है। बता दें कि जलीय जंतु की गणना विगत मार्च महीने के अंदर कॉर्बेट से गुजरने वाली रामगंगा नदी के ढिकाला रेंज में कराई गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि आंकड़े जारी होने के बाद चौंकाने वाली संख्या सामने आई है। इसमें मगरमच्छों की संख्या में कमी तो घड़ियाल और उदबिलाऊ की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। इसमें 2021 से 22 में की गई गणना में कॉर्बेट में 165 मगरमच्छ, 96 घड़ियाल और 142 उदबिलाऊ मौजूद थे, जबकि इस वर्ष 2023 मार्च में हुई गणना में 126 मगरमच्छ, 102 घड़ियाल और 183 उदबिलाऊ की मौजूदगी कॉर्बेट में मिली है। कॉर्बेट के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि विगत मार्च महीने में 42 टीमों का गठन करते हुए 15 से 17 मार्च को 3 दिवसीय कॉर्बेट प्रशासन ने डायरेक्ट साइटिंग के माध्यम से जलीय जीवों की गणना की थी, जिसके आंकड़े जारी कर दिए गए। गणना के आधार पर जलीय जंतुओं के संरक्षण के लिए कॉर्बेट प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।